नमस्ते दोस्तों। अब तक आपके सारे क्लाइंट को 148 के नोटिस इश्यू हो ही गए होंगे और उनका रिप्लाई बनाना भी चालू कर दिया होगा। कहीं में रिप्लाई सबमिट भी कर दिया होगा। 2 जून लास्ट डेट थी इशूइंग नोटिस अंडर 148 अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जिनको नहीं मिले हैं उनको वो लकी है, अब उनका असेसमेंट तो ड्रॉप ही हो गया है समझो। अब जिनको मिले हैं तो उसके लिए मैंने अलग अलग 2 वीडियो बनाए थे। उनमें अब मैंने अलग अलग असेसमेंट ईयर कवर किए थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी इंडिविजुअल क्वेरी बताई थी मुझे, तो मैंने सोचा एक कंबाइंड वीडियो बना के सब ग्राउंड्स को एक ही वीडियो में मैंने डाल देती हूँ। इसलिए आज इस वीडियो में मैं ईयर वाइज कॉमन ग्राउंड्स और एडिशनल ग्राउंड्स कौन से ईयर में कौन से ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने रिप्लाई को 4 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट है कॉमन ग्राउंड्स फॉर ऑल द ईयर्स, असेसमेंट ईयर 13-14 से लेके 17-18 तक। ये ग्राउंड सब में ले सकते हैं हम बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस। फिर दूसरा पार्ट है एडिशनल ग्राउंड्स फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17 एंड 17-18। 16-17 और 17-18 में इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम जो 3 ईयर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं अंडर द न्यू रिजाइम, तो उसके लिए एडिशनल ग्राउंड कौन से ले सकते हैं वो मैंने बताया। फिर उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 एंड 15-16 जहाँ एस्केपमेंट इज मोर देन 50 लाख है, उसमें कौन से एडिशनल ग्राउंड ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पार्ट है 13-14 और 15-15 जहाँ एस्केपमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, उसमें कौन से एडिशनल ग्राउंड हम ले सकते हैं। देखते हैं ईयर वाइज। पहला पार्ट है कॉमन ग्राउंड्स फॉर ऑल। ये जो मैंने कॉमन ग्राउंड यहाँ डिस्कस किए हैं रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर आप ले सकते हो। तो पहला तो इंट्रोडक्टरी पैरा जो है वो लिख सकते हैं टू द ईओ। वार्ड लिख दीजिए, सिटी का नेम, रिस्पेक्टेड सर और मैम रिगार्डिंग द रिप्लाई टू एससीएन अंडर सेक्शन 148 ए बी इन केस ऑफ सो एंड सो फॉर द असेसमेंट ईयर मेंशन कर दीजिए। यहाँ पैन डाल दीजिए। जो एससीएन इशू हुई है अभी मई में उसका रेफरेंस यहाँ दे दीजिए। Then we are in receipt of above mentioned SCN from your office by which we have been informed that। अब मैंने जितनी भी SCN देखी है एओ ने सभी में ये आशीष अग्रवाल के केस को कोट करके एक जनरल पैरा ही डाला है, तो उसको ही मैंने यहाँ लिया है। फिर दूसरे पैरा में सब नोटिस में दूसरे पैरा में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है जिसके बेस पे वो 148 को इन्वोक करना चाहते हैं। तो सेकंड पैरा में वो इन्फॉर्मेशन यहाँ इंसर्ट कर दीजिए। वी हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड विद इन्फॉर्मेशन बेसिस ऑन विच द रिसेसमेंट वाज रीओपन। इस पैरा में उस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद टेक्निकल जो ग्राउंड्स है कॉमन वो देखते हैं। अब आपको पता होगा कि जो पुरानी रीअसेसमेंट थी उसमें रीजंस टू बिलीव थे। रीजंस टू बिलीव लॉ में कहीं डिफाइन नहीं थे कि किसको रीजंस टू बिलीव कह सकते हैं, इसलिए बहुत लिटिगेशन हुआ है। तो रीजंस टू बिलीव को अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इन्फॉर्मेशन विद द ईओ, और इन्फॉर्मेशन विद द ईओ को एक्सप्लेनेशन के ज़रिए उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इन्फॉर्मेशन विद द ईओ क्या डिफाइन करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही एस्केपमेंट ऑफ इनकम हो तो ही 148 को इन्वोक कर सकते हैं, अदरवाइज रैंडमली नहीं कर सकते हैं जैसे कि रीजंस टू बिलीव में करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि रीजंस टू बिलीव को क्यों कन्वर्ट किया इन्फॉर्मेशन विद द ईओ टू रिड्यूस लिटिगेशन। मैंने पहला पॉइंट वही यहाँ लिया है, नोटिस इज बैड इन लॉ इन लाइट ऑफ द एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148। लेट्स रीड इट। The import notice is bad in law in light of the explanation 1 to section 148 of the Act. There is paradigm shift in reassessment procedure with effect from 1/4/2021. The premise for the selection of the assessment from reasons to believe transform into information with the EO. Reasons to believe was never defined under the Oswald provision of the section 148, due to which litigation was extensive. To curb this conflict, information with the EO is exhaustively defined by its explanation 1 to the section 148. According to the explanation 1, any information flagged with the risk management strategy formulated by severity or final objection raised by the CNAG of India to the effect assessment has not been made according to the provision under this law. In our case, the information provided to us does not fulfill either of the criteria as cited in above para. Hence, impaired notice is bad in law and to be quashed. अब कैटेगरिकली हम देखें तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी उसको सीबीडीटी ने लॉ में या नोटिफिकेशन के ज़रिए या इंस्ट्रक्शन के ज़रिए कहीं डिफाइन नहीं किया है कि उनकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। अब उसमें कोई सीक्रेट
नहीं रखना चाहिए, उनकी खुद की इंटरनल हो तो भी एसएससी को उनको बताना चाहिए कि कौन से कैसे वो जो उन्होंने इंफॉर्मेशन फ्लैग की है वो कैसे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से कोलैबोरेट करके उन्होंने 148 को यहाँ इन्वोक किया है। तो इसलिए मैंने ये पहला ग्राउंड यहाँ लिया है कि ये ना ही जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो फ्लैग्ड विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है या ना ही फाइनल ऑब्जेक्शन रेज बाय सीएनएजी है। तो नोटिस इज बैड इन लो इन लाइट ऑफ द एक्सप्लेनेशन 1 और 148। ठीक है, ये पहला ग्राउंड हो गया। ये हम सभी में डाल सकते हैं इरेस्पेक्टिव द असेसमेंट ईयर। अब दूसरा ग्राउंड देखते हैं। अब सीबीडीटी ने जो टोला का एग्जामिशन नोटिफिकेशन था उसका भी दुरुपयोग किया है। तो दूसरा ग्राउंड मैंने ये लिया है इम्प्लीकेशन ऑफ द सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंटिंग रूलिंग ऑफ द एससी with all due respect to the revenue severity to undue advantage of the taxation and other laws act 2020 while issuing instruction to implement the ruling of the apex court as majority of the notices issued between this period would be time barred and under the new regime. Even otherwise there is a settled law that severity instructions are binding only to the income tax authorities and not to the SSC. जो severity instruction issue करता है वो अपनी subordinating authority के लिए ये binding है, SSC को नहीं binding हो सकता। Further, in its judgment, the SC has categorically stated that all defences which may be available to the SCN, including those available under Section 149, shall continue to available. Thus, in light of the Supreme Court ruling, read with the amended provision of the Section 149, no notices can be issued in our case. For the EY 1617 is alleged case income is less than 50 lakhs. यहाँ आप 1314 या 1415 है तो ऐसा लिख सकते हो। No notices can be issued in our case for the EY 1314 even if alleged income is more than 50 lakhs. ठीक है, क्योंकि सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन एसएससी को कॉपी बाइंडिंग नहीं होता है, ये सेटल लॉ की पोजीशन है। तो ये दूसरा ग्राउंड कॉमन ग्राउंड हो गया सब ईयर के लिए। फिर तीसरा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब न्यू असेसमेंट स्कीम को जो फाइनेंस 2021 के मेमोरेंडम को पढ़े तो उसमें भी साफ लिखा है टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड कंप्लायंस न्यू रीअसेसमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। तो वही मैंने लिखा है कि डिपार्टमेंट ने खुद ने ही इग्नोरेंस ऑफ लॉ के तहत जो न्यू रिजाइम में नोटिस इशू करनी थी सबको ओल्ड रिजाइम में किया है। So the new reassessment scheme has been introduced by Finance Act 2021 with a view to reduce litigation, which was substantial and inevitable in a spite scheme of the reassessment. The same was affirmed by the Honorable Apex Court in its ruling also. And the Supreme Court also stated that Revenue issued such impugned notices between 1/4/2021 to 30th June 2021 under the bona fide mistake and in view of the subsequent extension of time limit via various notifications. In words of the Supreme Court, in our view, the same ought not to have been issued under the unamended and ought to have been issued under the substituted provision of the Section 147 to 151 of the IT Act as per the Finance Act 2021. That appears to be a genuine non-application of the amendments as the officers of the revenue may have under the bona fide belief that the amendments may not yet have been enforced. Consequently, Article 142 in extraordinary power granted to Apex Court by the Constitution was merely invoked so that 90,000 notices issued under bona fide mistake do not become remediless. It is simply astonishing that the authority which is responsible for implementing the new scheme of the reassessment, its own executors were ignorant of its applicability and went on issuing 900 or 9,000 but 90,000 such notices across the country under the ignorance of law. ठीक है, ignorance of law को excuse नहीं है। अगर एसएससी ने अगर ऐसा किया होता तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता, वही मैंने लिखा है। Would the Supreme Court have reacted in same way if such bona fide mistake were committed by SSC in place of the revenue? That would be question only time can tell. In nutshell, though under the bona fide mistake which subsequently cured by the Apex Court, the notice issued to us under Ostwell provision got time barred and hence considered to be null and void. ठीक है, even after ruling of Supreme Court, if revenue still insists to treat such notices as valid under the new regime, it would land all of us in labyrinth of the litigation only. Then the main intention of the introducing new scheme of the reassessment would be diluted. ठीक है, मेरी अपनी पर्सनल व्यू में
सीबीडीटी और डिपार्टमेंट की ऑनर को बचाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने 142 को एक्सरसाइज करके ये सब नोटिस को कन्वर्ट किया है 148A में। अदरवाइज तो 90,000 नोटिस को क्वॉश करना मतलब डिपार्टमेंट की बहुत ही दयाजनक स्थिति होती कि उसके जिन्होंने लॉ बनाया है उनको खुद को ही इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं है। सो बट ठीक है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट टेक, वी हैव टू ऑनर द जजमेंट एनीवेज। ठीक है, तो वो एक ग्राउंड हो गया, वो भी सब में लेना है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। उसके बाद अगर आपके केस में असेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है तो ये ग्राउंड नहीं लेना है, अदरवाइज ये ग्राउंड भी ले सकते हैं। वी फर्दर सबमिट दैट व्हेन नोटिस अंडर 143(2) was sought for making regular assessment of the act, the provision of the section 147 are not meant for giving further time to assess income for failure to make original scrutiny assessment. In case of failure to make original scrutiny assessment, does not entitle the EO to resort the provisions of the section 147 in absence of any tangible material providing escapement of income. ठीक है, thus in presence of the above technical deficiencies, the notice issued under is bad in law and under the new regime as well. ठीक है, ये पॉइंट आप ले सकते हैं अगर आपका असेसमेंट ऑलरेडी नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो इसको नहीं ले सकते। फिर लास्ट पॉइंट मैंने लिया है, अगर आपको ख्याल होगा तो सीबीडीटी ने 28 मार्च को एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है। उसके अकॉर्डिंग अब रीअसेसमेंट के सारे राइट्स ने एनएफएसी यानी नेशनल फेसिलिटी असेसमेंट स्कीम को सेंटर को अलॉट किए हैं। तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आफ्टर 28 मार्च 2022 के बाद कोई भी 148 की नोटिस एनएफएसी के अलावा कोई और इशू नहीं कर सकता है। तो वही मैंने लिया है यहाँ कि जो अभी 148 की नोटिस एओ ने इशू की है तो उसको जुरिडिक्शन ही नहीं है। तो विदाउट जुरिडिक्शन जो नोटिस इशू होती है वो एक्ट में नल एंड वॉइड ही गिनी जाती है। तो वो देखते हैं। Without prejudice to above para, the impute notice is without jurisdiction. We would like to draw your attention to the CBDT notification number 18 dated 28th March 2022. According to this notification, the rights of the reassessment is asserted to the National Facilities Assessment Center as provided in the section 144B of the Act. Hence, from this date onwards, notices under the reassessment scheme can be issued by the NFSC only. Thus, impute notice issued by your offices without jurisdiction and hence to be treated as null and void. ठीक है, जनरल ग्राउंड्स में एक और ग्राउंड्स ले सकते हैं अप्रूवल का। नोटिस इश्यूड विदाउट अप्रूवल इज null and void. So 148 कैपिटल ए स्मॉल बी, उसमें नोटिस इशू करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 में प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत थी। एस्केपमेंट ऑफ इनकम लेस देन 50 लाख हो तो प्रिंसिपल कमिश्नर की, और मोर देन 50 लाख हो तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की। हालांकि ये 2022 के फाइनेंस एक्ट से ये रिक्वायरमेंट निकल गई है, बट जो कि हमारे नोटिस सब फाइनेंस एक्ट 2021 से गवर्न करती है, तो ये अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है मेरे हिसाब से। सो देखते हैं कि क्या है। योर अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 148 AB as introduced by the finance 2021, where prior approval of PCIT where escapement is less than 50 lakhs, principal chief commissioner is required for issuance of SCN under section where escapement is more than 50 lakhs. The requirement of prior approval in section 148 AB was omitted by the finance 2022. However, the name notice issued under 148 AB is governed by the finance 2021 as laid down by the Apex Court. Hence, such prior approval is precondition before issuing notices under this section. As no such approval of the principal chief commissioner was sought, the impute notice issued to me is valid, null and void and becautioned. ठीक है, अब एडिशनल ग्राउंड देखते हैं जो असेसमेंट ईयर 16-17 और 17-18 के लिए हम ले सकते हैं। अब असेसमेंट ईयर 16-17 और 17-18 न्यू रिजाइम में 3 ईयर वहाँ टाइम बार हो जाते हैं।
तो वही पहला मैंने लिया है। रीओपनिंग आफ्टर 3 years इज टाइम बार्ड। अवर केस वाज रीओपन्ड बाय नोटिस डेटेड सो एंड सो अंडर द हाउसवाइफ प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 148 is held by the honorable court in case of Ashish Agrawal. Notice is issued between this period shall be now considered as the new regime. As per the amended section 149(1)(a) of the Act, no notice can be issued after 3 years from the end of the relevant assessment year. However, time limit for the 3 years is stretched to 10 years in special cases where escapement of income is likely to be more than 50 lakhs on fulfillment of the certain conditions, which is not in our case. Hence, our case is governed by 149(1)(a) only. ठीक है, 50 लाख से कम है तो और 3 ईयर खत्म हो जाते हैं 16, 17, 17, 18 में, वही यहाँ मैंने मेंशन किया है। अकॉर्डिंगली इन आवर केस नो नोटिस कैन बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2020 और 21। इफ 17, 18 है तो 21 हो सकता है। assuming that the relaxation provided under section under other laws act read with the notification issued respectively are considered, then also your assessment notice dated so and so is barred by the limitation of 3 years and therefore reassessment proceeding is time barred। ठीक है, तो ये एक 17, 18 में और 16, 17 में एक एडिशनल ग्राउंड ले सकते हैं। जो कॉमन ग्राउंड है वो तो लेना ही है, उसके अलावा एक एडिशनल ग्राउंड हो गया टेक्निकल, वो ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं असेसमेंट 13, 14, 14, 15, 15, 16। अब सीबीडीटी ने अपने इंस्ट्रक्शन में ही बोला है कि 3 ईयर के लिए नोटिस इश्यू कर सकते हैं इफ एस्केपमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द definition under the 149(1)(b of the new regime। बट उसमें जैसे कि आपको पता है कि एस्केपमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और इन फॉर्म ऑफ एसेट होना चाहिए, तो वही ग्राउंड को मैंने यहाँ लिया है कि our case was reopened for the assessment year 14-15 which is way beyond 3 years, and it appears that it got selected in light of the 149(1)(b of the Act। As per the provision of the 149(1)(b of the Act, notices for the reassessment can be issued up to 10 years from the end of the relevant assessment year only if EO is in possession of books of accounts or other documents or evidences which reveal such escapement is in form of asset likely to 50 lakhs or more। While this notice we have been informed that the impune escapement in our case is rupees 1 crore. However, it fails to demonstrate on what evidence, books of accounts or documents based on which you made up his mind to invoke section 148. No such documents have been provided along with the impune notice. Further, the information based on which 148 is being invoked is not in form of asset। Now form of asset को एक्ट में डिफाइन कर दिया है फॉर बेटर क्लैरिटी, तो ये अच्छा है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 149 पढ़े तो एसेट शैल इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स इन बैंक। ठीक है, इन कैटेगरी में एसेट पड़ती है आपकी, तो ये 149 सेक्शन 149(1)(b को इन्वोक कर सकते हैं 50 लाख से ज़्यादा के केस में। अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन को इसमें फिट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया बहुत ही एक क्या क्लोज क्राइटेरिया है फॉर 10 ईयर्स के लिए, वो अच्छा है। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इट इज सबमिटेड दैट द प्रोविजन ऑफ द 149(1)(a 149(1)(a काफ़ी जनरल है, इसमें 50 लाख की लिमिट नहीं देखनी है, सिर्फ एस्केपमेंट प्रूव करना है इंफॉर्मेशन विद द ईओ के डेफिनेशन में, तो 3 ईयर्स तक कर सकते हैं। तो 149(1)(a और 149(1)(b mutually exclusive provision है to be read discreetly when clause B of the 149(1) categorically demands that it can be invoked only if you are in possession of books of accounts or documents or evidence in form of asset. It cannot be invoked unless you is in actually possession of such books of accounts or documents or evidence in such income chargeable to tax in form of asset। Mere having possession of information may serve well for the section 149(1)(a but not for the 149(1)(b। 149(b) में एक closed contention में इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ एसेट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और वो मस्ट है कि वो 148 की नोटिस के साथ ही उसको एसएससी को प्रोवाइड करना है, बाद में प्रोवाइड करके कोई मतलब नहीं है। एक कोरोबरेटिव एविडेंस बनना चाहिए कि एक्चुअल में एसएससी की इनकम एस्केप हुई है इन फॉर्म ऑफ एसेट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ईओ के पास है। So AO is duty bound to provide such documentary evidence along with the notice, in absence of which notice would become bad in law। Accordingly, in our case, as no such documentary evidence is provided along with the notice, reassessment is void ab initio। ठीक है,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए प्रूव करना होगा इन फॉर्म ऑफ एसेट, जो एक्सप्लेनेशन में फॉर्म ऑफ एसेट की डेफिनेशन दी है उसका क्राइटेरिया में, तो ये इन्वोक कर सकते हैं इस 13, 14, 14, 15 और 15, 16 को एल्स नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद है नोटिस इज बैड इन लॉ इन प्रोवाइजर टू सेक्शन 149(1)(b). Without prejudice to above para, the impaired notice is bad in law in light of the first proviso to 149(1) as well. अब 149(1) के प्रोवाइजो के जरिए ग्रैंडफादरिंग शेल्टर प्रोवाइड किया है एसएससी को कि जो पुरानी रीअसेसमेंट की लॉ थी उसमें अगर उन्होंने 6 साल था, अगर आपको पता हो असेसमेंट ऑफ एस्केपमेंट ऑफ इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो तो 6 साल तक इन्वोक कर सकते थे इंस्टेड ऑफ 4 इयर्स। बट इन्होंने यहाँ ऐसा प्रोवाइजो बना दिया कि उस 6 साल में आपने जो असेसमेंट रीअसेसमेंट को ओपन नहीं किया है, तब अब आप 10 साल भले ही पीछे जाके उसका वापस फ़ायदा उठा के नहीं ले सकते हैं, वही प्रोवाइजो है। तो यहाँ मैंने वही डाला है, विदाउट प्रेजुडिस टू दिस, अंडर द Oswald provisions, the time limit for reopening was 6 years from the end of the assessment year of escape income was 1 lakh or more. Now under the new regime, restriction is put in form of proviso. Accordingly, if such case could not be reopened within 6 years under the old regime, no notice under section 148 can be issued to them under the new regime of the reassessment, even if it is within frame of 10 years. ठीक है, मतलब आप पिछली रीअसेसमेंट स्कीम में 6 साल पीछे नहीं गए हैं तो अब 10 साल पीछे जाके आप रीओपनिंग नहीं कर सकते हैं। दैट इज बैड इन लॉ। Considering this proviso, no notice was issued under Oswald clause of the B of the Oswald provision of the section 149 then, hence no notice can be issued now. ठीक है, तो ये एक हो गया। ये आपको 14, 15, 15, 16 और 16, 17 में आपको 13, 14, 14, 15 और 15, 16 में आपको काम आएगा ये दोनों। उसके बाद एक और है एडिशनल ग्राउंड, मैंने 13, 14 और 14, 15 के लिए लिया है। अब सीबीडीटी ने दिसंबर 2021 में एक इंस्ट्रक्शन इशू किया था। उस इंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्लियरली बोला था हाउ टू सिलेक्ट केसेस फॉर द 148, जो 148 इशू करनी है न्यू रिजाइम में, उसमें असेसमेंट ईयर 15, 16 और असेसमेंट ईयर 17, 18 के क्राइटेरिया को उन्होंने कैसे चूज़ किया था, तो वही मैंने ग्राउंड लिया है। उन्होंने वहाँ कैटेगरिकली बोला था कि असेसमेंट ईयर 15, 16 के लिए एस्केपमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो और इन फॉर्म ऑफ एसेट हो अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोविजन, तो वो लोग चूज़ कर सकते हैं। यानी सीबीडीटी ने खुद ही बोला था कि 13, 14 और 14, 15 तो चूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, तो 13, 14 और 14, 15 को अभी इशू करके क्या फ़ायदा है, तो वो सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है 13, 14 और 14, 15, तो वही मैंने यहाँ लिया है। We would like to draw your attention toward the CBDT instruction above. This instruction was with view to implement risk management strategy and issue notices under section 148 for the by 31st March 2022. जो नए लॉ में 31st March 2022 के लिए जो नोटिसेस इशू करनी थी उसके इंस्ट्रक्शन में सीबीडीटी ने जो क्राइटेरिया डाउन किया था, बट दैट इज फॉर द असेसमेंट ईयर 15, 16। सो 13, 14 और 14, 15 उनके खुद के परव्यू में ही नहीं था, बाद में उन्होंने पता नहीं कितनी नोटिस इशू कर दी। By which CBDT categorically instructed subordinated authorities to take up the cases for 17, 18 and 15, 16. Further, for the 15, 16, only those cases to be considered where escapement of income is 50 lakhs or more, as per the amended provision. Thus, CBDT itself was never intended to issue any notices beyond 15, 16 under the new regime of the reassessment. Thus, notices issued for the 13, 14 and 15, 16 is intra vires CBDT instruction itself, and hence to be considered as null and void. ठीक है, तो ये लास्ट ये ग्राउंड आप ले सकते हैं इन एडिशन टू अबव ग्राउंड 13, 14 और 15, 14, 15 के लिए। और लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखा है कि thus in presence of the above technical deficiencies, the notice is issued under the Oswald provision of the section 148 itself is bad in law. Hence, it requested the reassessment proceeding be dropped at this juncture itself. सो आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी कि कौन से ईयर में आप कौन सा ग्राउंड ले सकते हैं अपने केस के अकॉर्डिंग, फैक्ट्स पे बेसिस। ऑफ कोर्स फैक्ट्स आपके फैक्ट्स स्ट्रॉन्ग है तो उसके बेसिस पे ही आप डिफेंस करके ये नोटिस ड्रॉप करवा सकते हैं। इसके बाद अब जो नोटिस इशू होंगे वो फेसलेस के में जाएंगे और रेगुलर असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीजर होगी 148 में,
तो यहाँ ही आपके अदरवाइज टेक्निकल ग्राउंड्स पे या फैक्चुअल ग्राउंड्स पे आप नोटिस को ड्रॉप करवा सके तो अच्छा है, एसएससी के लिए लिटिगेशन कम होगा। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।